हैं अलवर जिले की। हम रोज कोशिश करते हैं कि एक जिले के बारे में, एक संभाग के बारे में आपको बताने की कि वहाँ पे चुनाव पर क्या, वहाँ पर चर्चाएं चल रही है, क्या खास बात है, वहाँ पे जो है किस करवट जो है वो लोग क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें के लिए हम आपके पास जो है कुछ जानकारी लेके आते हैं। तो अलवर जो है मेवात क्षेत्र का, अलवर जिला दिल्ली एनसीआर में आता है। राजधानी से सटे होने की वजह से इसकी खास अहमियत है। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 7, बीजेपी के 2 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को टिकट दिया है उनमें से चर्चित चेहरे के रूप में लोकसभा सांसद और गोरखपीठ के बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है। बाबा बालकनाथ को टिकट दिए जाने से इस पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दुर्रू मियाँ जो है वो विधायक रह चुके हैं और पिछली गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि यहाँ के मौजूदा विधायक संदीप कुमार हैं जो कांग्रेस में हैं। पिछले दिनों में बसपा से जीत कर आए 2 कैंडिडेट तिजारा से संदीप कुमार और किशनगंज बार से दीपचंद खैरिया पार्टी विधायक दल के विलय के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2 निर्दलीय की बात करें तो एक थाना गाजी से कांति प्रसाद है, दूसरा बररोड से बलजीत यादव है। अलवर संवेदनशील चुनावी क्षेत्र में आता है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे यहाँ सामने आ चुके हैं। धार्मिक आधार पर यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होता है। अब सीधे अपने सहयोगी मुदित के पास चलते हैं। मुदित, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है यदि देखा जाए तो सामाजिक रूप से, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ पे क्या स्थिति है? जो बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है उससे क्या स्थिति बनी है, इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, पूर्व में यह माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ जो है बहरोड क्षेत्र जो है वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहां से टिकट लेंगे, लेकिन तिजारा के जो कार्यकर्ता थे, तिजारा के जो पूर्व के जो पदाधिकारी थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, पूर्व में विधायक रहे मास्टर मोहम्मद सिंह का भी जो विरोध आया सामने, उन्होंने साफ किया कि मैं इस बार चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा लेकिन बाबा बालकनाथ का पूरी तरह से विरोध करूंगा। इस बात को लेकर के उन्होंने वहां पर जो बिगुल बजाया है, अपना निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये मुश्किलें बढ़ती नजर इसलिए आ रही हैं क्योंकि वहां पर जो जातिगत समीकरण है वो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और यादव बहुमूल्य क्षेत्र के तहत ही वहां पर पिछली बार संदीप यादव जो है बसपा से टिकट लाने के बाद वहां पर जीते थे। ना कांग्रेस का खाता खुला ना बीजेपी का, और बसपा ने बाजी मार ली थी। तो इसी क्रम को लेकर के वहां पर बालकनाथ का विरोध अभी से शुरू हो चुका है। और जो पूरा राजनीतिक अगर समीकरण की बात की जाए तो जो टिकट के जो पिछली बार वितरण रहा उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां रही। पिछली बार गुर्जर कैंडिडेट वहां पर उतारा गया था बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से वहां पर दुर्रू मियां जो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं उनको वहां पर उतारा गया था। तो ये बाजी संदीप यादव के हाथ में आई थी और संदीप यादव बसपा से वहां पर जीत कर आए थे। और अभी जो 3 टिकट अलवर जिले में डिक्लेयर की गई हैं उन तीन सीटों में अगर बात की जाए तो पूर्व में जो निर्दलीय भाजपा के खिलाफ बागी हुए दूसरे नंबर पर रहे बानसूर में देवी सिंह शेखावत, उनको इस बार उतारा गया है। और जो पूर्व में यहाँ पर बीजेपी से कैंडिडेट रहे थे उनको इस बार नजरअंदाज किया गया है। अलवर ग्रामीण से जो पूर्व में विधायक रहे लेकिन उसके बाद उनको नकार दिया गया और उनकी जगह पर किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन इस बार दाव उन्हीं के ऊपर खेला गया है। तो 3 टिकटों का जो समीकरण अभी बैठा है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस बार। मुदित, मुझे ये बताइए थोड़ा बाबा बालकनाथ के बारे में बताइए, फिर मैं आता हूं दुर्रू मियां पे। जी बिल्कुल, बाबा बालकनाथ की अगर बात की जाए तो 2 यहाँ पर जो सांसद जीते थे उसके बाद से ही लगातार उनका अलवर की 8 विधानसभाओं में जो है लोगों का से जुड़ाव बना हुआ था। बहरोड को उन्होंने आगे से प्राथमिकता दी हुई थी कि बहरोड जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनका आवागमन लगातार बना रहा और सभी को उम्मीद की जा रही थी कि वो बहरोड से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको सीएम के लिए भी प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन कहीं भी इस तरह के संकेत नहीं थे। लेकिन अभी हाल ही में जो कल के दिन उन्होंने जो रोहतक में जो सम्मेलन किया उसमें गृह मंत्री भी पहुंचे और यूपी के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, तो उनके कार्यक्रम में लगभग 5 मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनका जो कद है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है और वो हर तरह संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि
वो चाहते हैं कि वो सीएम की दावेदारी भी करे। इसका मतलब मुदित मैं समझूं तो इसका मतलब मुदित यूपी के बाद एक और बाबा जो है वो बड़े पद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी के दावेदार दिख रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस बात की चर्चा अभी अलवर जिले में बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर है कि महंत बालक नाथ सीएम के दावेदार हो सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के जनताओं में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। और महंत बालक नाथ क्या गोरखपीठ से ही आते हैं? जी बिल्कुल, रोहतक के गोरखपीठ से ये वहां पर मठ है, जो मठ है इनका, वहां के मठाधीश कहे जाते हैं। पूर्व में यहाँ पर जो चांदनाथ जो इनके गुरु थे, चांदनाथ यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद महंत बालकनाथ को ये मौका मिला, उसके बाद दोबारा ये बीजेपी के खाते में गई सीट और बालकनाथ को यहाँ से टिकट मिला और टिकट के बाद बालकनाथ को जीत भी काफी बड़े हद तक मिली यहाँ पर। मुदित मुझे ये बता दीजिए आप कि अब बात कर लेते हैं संदीप यादव बीएसपी से आए बीजेपी में, कांग्रेस में, माफी चाहता हूं। अब दुरू मियां वहां पहले से कांग्रेस से थे, तो अब क्या बात होगी वहां पे? कांग्रेस किसको चूज करेगी? दुरू मियां को टिकट देती है तो फिर जैसा आपने कहा कि सेंसिटिव जगह है, वहां पे हिंदू मुस्लिम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा इन दोनों के बीच में? जी बिल्कुल, अभी तिजारा की अगर बात की जाए तो तिजारा में बसपा ने इमरान खान को डिक्लेयर कर दिया है। एक मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को टिकट वहां मिल चुका है और बाबा बालकनाथ को वहां से टिकट भाजपा ने दे दिया है। तो दोनों आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन अभी जो दावे मुख्य जो बीच में अब तीसरा पेज जो सामने आ रहा है वो कांग्रेस की टिकट के ऊपर डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस कास्ट को वहां पर टिकट देती है, क्योंकि दो ही जो कास्ट है, मुस्लिम और यादव, वो वहां पर काफी बड़ा अपना क्षेत्र रखते हैं और उनके आधार पर ही वहां पर चुनाव का निर्णय होता है। तो इस बात को माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो अभी टिकट डिक्लेयर होनी है उसको लेकर के अभी इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के बाद ही लोगों में जो कयास है वो लगाए जाएंगे कि कौन जीत और कौन हार के बराबर में है। तो टिकट की दौड़ में कांग्रेस से कौन लोग आगे हैं? जी, अगर चर्चाओं की बात करें तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद कांग्रेस ही उस बसपा वाले कैंडिडेट इमरान खान को कांग्रेस की तरफ से टिकट दे सकती है, या फिर संदीप यादव पर भी अब जो जिसने बसपा के साथ जीतने के बाद बसपा के बाद कांग्रेस का साथ लिया था, वो उस संदीप यादव पर भी कांग्रेस दाव खेल सकती है, क्योंकि संदीप यादव वहां पर वर्तमान विधायक रहे हैं। लगातार कांग्रेस के विकास कार्यों के साथ भी वो जुड़े रहे हैं और लोगों से उनका जुड़ाव भी है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि संदीप यादव पर अगर कांग्रेस दाव खेलती है तो बाबा बालकनाथ और कांग्रेस के संदीप यादव के बीच काफी अच्छा मुकाबला रहेगा और कहीं बाजी मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में ना जाए। तो इमरान खान भी वहां पर मौजूद हैं बसपा से। तो ये तीनों समीकरणों को अभी कांग्रेस बैठाने में लगी हुई है। जी मुदित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में लगातार फूट की खबरें आ रही है। बीजेपी ने अपनी 41 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। अब कांग्रेस की सूची का इंतजार है। तमाम मुद्दों पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से ने एनडीटीवी से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे प्रदेश में तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो सियासी पारा भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रताप जी हमारे साथ हैं। प्रताप जी, क्या कुछ लग रहा है? बीजेपी ने 41 नामों की सूची जारी कर दी, उसके बाद विरोध नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाद घेराव, टायर जलाना, तमाम चीजें हो रही हैं। इस तरह कांग्रेस में भी आगे होंगी क्या लग रहा है? राजनीति है, राजनीति में तो ये सब होता है। जब किसी एक का टिकट कटेगा तो अपनी ताकत दिखाएगा। कंपटीशन तो राजनीति में होता ही है। प्रतिस्पर्धा का नाम ही पॉलिटिक्स है और बीजेपी में ये शुरू हुआ है। और बीजेपी में ये मानकर चलिए, जो बीजेपी ज्ञान चरित्र एकता की बात करती थी और विजन की बात करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो बीजेपी इसलिए फेल हो रही है कि बीजेपी का काम नजर नहीं आ रहा, उपलब्धि नजर नहीं आ रही। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पर बोलती है, अपने आप पर नहीं बोलती। अब बीजेपी के जो एस्टेब्लिश लीडर है उनके जब टिकट कटे तो उनको पता चला नहीं क्या हालात हुए। इसलिए बीजेपी के नेता तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। बीजेपी का ना सोच है, ना विचार है, ना सेवा का काम है। बीजेपी का सिर्फ झूठ बोलने का काम है। बीजेपी के सब नेता झूठ के जनरेटर है। झूठ बोलने का कंपटीशन है। झूठ बोलने के कंपटीशन में होड़ लगी हुई है। बीजेपी के लोग ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, काम एक नहीं बताते हैं। सब एक चीज और चली, भैरू सिंह जी शेखावत के परिवार को इस तरह नजरअंदाज करना कैसे देखते हैं आप? मैं अभी इस मामले पे कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप भी उनके परिवार की। हाँ, तो बस ये इस वक्त मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ वो खुद ही नहीं बोल रहे, विड्रॉ कर गए।
आपको खुद को इतना घमंड है, आप बोले थे तो लड़िए ना। प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ भिड़ के खून पसीना बहाकर यहां तक पहुंचा है, किसी के दम पर नहीं आया। पॉलिटिक्स में किसी की मेहरबानी नहीं है। जो लोग मेहरबानी से सीढ़ियां चढ़े हैं ना, उनको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत अपने आप में एक शख्सियत थे, वो खाचरियावास के सपूत थे। और मेरे को एक बात मैं कहूंगा, चाहे बीजेपी का लीडर हो चाहे कांग्रेस का, उसको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। जिस तरह की भाषा बीजेपी के एक नेता ने बोली, कछावा वंश के क्षत्रिय हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रियों के लिए जिस तरह की भाषा का आपने प्रयोग किया, आप कैसे किसी एक राम के वंशजों को चुनौती दे सकते हैं? आपको क्या हक है? आप कितने वीर हैं? आपके बारे में सब जानते हैं। आप भैरव सिंह जी को चुनौती दे रहे हैं। जब सांसदों को बीजेपी लड़ा रही है और सूचना ऐसी भी आ रही कि आगे भी कुछ सांसदों को चुनाव लड़वाया जा सकता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी सांसद को चुनाव लड़ाया जाए, ये सारी चीजें क्या रणनीति? वो अशोक गहलोत है, खिलाड़ी है, तीसरी बार सीएम है। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, आज मैं गारंटी से कह रहा हूं। किसी को लड़ा ले बीजेपी, जीत अशोक गहलोत की है। सर, कांग्रेस की सूची को लेकर काफी इंतजार किया जा रहा है, लोग नेता इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक आएगी और किस तरह का उसमें सारे समीकरण रहने वाले? आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सूची जल्दी आएगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कब आएगी और किसी को भी पता नहीं है, लेकिन श्राद्धों के बाद आएगी। बीजेपी का तो हिसाब किताब हो ही गया, सनातन धर्म की बात करते हैं, श्राद्ध में लिस्ट निकाल दी और गड़बड़ हो गई, पत्थरबाजी हो गई, कांच टूट गए। जब घर के कांच टूट गए, अब उसके बाद बीजेपी कांच जोड़ने में लगी हुई है। वो सुन तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को, और उनसे यही सवाल पूछा जा रहा बार बार, और सभी तमाम कांग्रेसी नेताओं से कि कांग्रेस के टिकट कब आएंगे। कांग्रेस कह रही है श्राद्ध के बाद आएंगे, यानी 15 तारीख को टिकट आ सकते हैं। बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं, जरा उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। बाल वीरेंद्र, आप मुझे बताएं, कांग्रेस की टिकट कांग्रेस कब आने वाली है? कांग्रेस की टिकट, बीजेपी में झगड़ा हो गया है, अब सब कोई कह रहा श्राद्ध में टिकट बांट दिया तो हो गया। खैर, हम तो ये सब चीज़ पर हमें कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन सवाल यही है, बीजेपी की पहली टिकट आने से दिक्कत, कांग्रेस को टिकट नहीं आ रही है तो दिक्कत। बिल्कुल, जिस तरीके से ये लगातार जो बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार विरोध देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी ने अब तक 41 अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके अंदर 7 जो हैं वो सांसद उतारे हैं। 7 सांसदों के अंदर आप देखेंगे कि 6 जो हैं सांसद, उनका विरोध हो रहा है। अगर बात की जाए देवजी पटेल की, जिस तरीके से देवजी पटेल के साथ व्यवहार किया गया है वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी जो कला है बीजेपी की वो अब खुलकर सामने आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अगर जो पहले लिस्ट का जो प्रभारी जितेंद्र सिंह रंधावा है, वो पहले दावा कर रहे थे कि भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमारी जो लिस्ट है, पहले लिस्ट, वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अक्टूबर पूरा बीत गया है। अब माफ़ कीजिएगा, सितंबर पूरा बीत गया है और अक्टूबर का जो पहला वीक है वो भी लगभग बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के जो दावे होते हैं, बीजेपी की जिस तरीके से पहली लिस्ट के बाद जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, अब जो कांग्रेस है वो अब बैकफुट पे नजर आ रही है। बैकफुट पे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो कांग्रेस के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि हम सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करेंगे, जो वर्तमान के जो विधायक हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी है, उन्हीं को तवज्जो देकर हम ये टिकटों का वितरण करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर तमाम जो लीडर्स हैं, अगर बात की जाए लगभग जो विधायक हैं उनमें से 70 के लमसम जो विधायक हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उन्हीं को तवज्जो दी जा रही है। बाकी जो वर्तमान विधायक हैं उनकी भी टिकटें कटेगी। अगर बात की जाए चिंतन सीवर की, तो चिंतन सीवर के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कि हम जो युवा नेता हैं, जो युवा वर्ग होगा उसको तवज्जो दी जाएगी, लेकिन अब वो परिस्थितियां और वो बदल चुकी है। वहीं उसका जो दूसरा कांग्रेस के द्वारा जो रायपुर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें 50% जो महिलाओं को सीट देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस है उस पर सोच विचार कर रही है। एक बात मुझसे आपको ये पूछना है कि क्या आपको लगता है कांग्रेस इतना हिम्मत दिखा पाएगी
कि अपने विधायकों का सिटिंग एमएलए का टिकट काट पाएगी, जो कि लोग कहते हैं यदि नहीं काटी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने भी साफ तौर पे इशारा किया है, सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने भी आकर कहा है कि जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको तवज्जो दी जाएगी, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या फिर जो अपकमिंग जो विधायक बनने वाले हैं या फिर प्रत्याशी होने वाले हैं, उनमें से किसी को तवज्जो दी जाएगी। जो आम जनता के बीच में अपने जो वोट बैंक को पकड़ रखता है उसी को तवज्जो दी जाएगी। अगर बात की जाए अभी जो अशोक गहलोत को लेके जिससे कि इसे नारे अभी सुनने में आ रहे थे कि अशोक गहलोत आपसे बैर नहीं, जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी खैर नहीं। तो एक बार 2018 के अंदर भी आप देखते हैं तो 2018 के अंदर भी सेम ऐसे ही नारे लगे थे, नरेंद्र मोदी आपसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ को देखते हुए अगर आप देखते हैं 2018 के अंदर वसुंधरा राजे की जो गवर्नमेंट है वो वापस से रिपीट नहीं करती है, और एक राजस्थान का इतिहास भी रहा है, 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो बीजेपी के द्वारा शासित किया जाता है, और वहीं 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो ये जो परिपाटी चल रही है लगातार, ये जो दावे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जो इस बार का जो परिपाटी है, इस बार की जो इतिहास है वो बदलने वाला है, और जो कांग्रेस की सरकार है वो 156 सीटों से राजस्थान के अंदर फिर से रिपीट होने वाली है। तो ये दावे हैं, दावे चुनाव के अंदर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस तमाम लीडर्स करते हैं, लेकिन वास्तव में जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि कौन सी सरकार रिपीट होती है या फिर कौन सी जो एक राजस्थान के अंदर जो पिछले 25 साल से जो परिपाटी चलती आ रही है वो परिपाटी फिर से रिपीट होगी या नहीं। जी तो बाल, आपने जो कहा, जो नारा कहा कि मुख्यमंत्री से बैड नहीं, क्या कहा आपने? अशोक गहलोत आपसे बैर नहीं, जो विधायक हैं उनकी खैर नहीं। चलिए, क्योंकि तो आपने जो कहा, आपने जो ये नारा कहा अशोक गहलोत तुमसे बैर नहीं, विधायक तुम्हारी खैर नहीं, मुझे लगता है कि आपकी ये बात अशोक गहलोत जरूर सुन रहे होंगे। यदि नहीं सुन रहे होंगे तो आजकल बहुत चीज़ होता है जो कि इन्फॉर्म किया जाता है मुख्यमंत्री को। आजकल उनके पास डिजाइन बॉक्स भी है जो कि सर्वे करता है। अब जरूर उन्होंने विधायकों का भी सर्वे किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि चलिए, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा तो आप बाल वीरेंद्र की ही बात सुन लें, और उसकी बात सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाल वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ें। और